हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक और यह है हमारा लेक्चर नंबर 4 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जिन्होंने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में उनके लिंक लगा दूंगा। इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद उन्हें भी कंप्लीट कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कि रिएक्शंस कितनी टाइप की होती हैं और क्या क्या उनके टाइप हैं। तो आओ देखते हैं। रिएक्शंस 5 टाइप की होती हैं। फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकंड है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फोर्थ है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और फिफ्थ है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हमारी 5 टाइप की रिएक्शंस है हमारे पास। अब एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को। ठीक है, तो इन सारी मतलब कि सारी जो भी इक्वेशंस हैं इन सबको हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आज अपन लोग शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को। एडिंग लगाते हैं या फिर इधर लगाते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास स्पेस कम है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसा इसका नाम है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, मतलब कि ये चीज़ों को कंबाइन कर रही होगी, वैसी इसकी डेफिनेशन है। इसमें भी कुछ अलग नहीं है। दोज reactions in which two or more substance combine to form a single substance। ये इसकी रिएक्शन है कि वो सारी रिएक्शंस जो दो मतलब जिनमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो होते हैं कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, केमिस्ट्री में एक मतलब लॉ या डेफिनेशन हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती है। अभी हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा मतलब रिएक्टेंट्स दो से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब कि एक प्रोडक्ट नहीं, एक से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं या 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें हम आगे देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये अपनी डेफिनेशन हो गई, अगर बोर्ड में आती है तो यही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन लोग देखते हैं इसके एग्जांपल्स। वैसे तो आज अपन लोग जो इसके एग्जांपल्स लिखने वाले हैं उनमें से मोस्टली रिएक्शंस आप पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, तो देखते हैं इसके एग्जांपल। पहला बिल्कुल सिंपल, Mg + O2
ये हमको क्या देता है, MgO। अगर अपन इसे बैलेंस कर दें तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। स्टेट्स भी डाल देता हूँ, वैसे सब में नहीं डालूंगा, बस इनिशियली ये भी डाले दे रहा हूँ। मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, और ये हमारे पास जो आता है ये भी सॉलिड होता है, ठीक है। ये रिएक्शन अपन लोग पढ़ चुके हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अपनी NCERT 1 की, मतलब NCERT एक्टिविटी 1.1 की रिएक्शन है, जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी, ठीक है। अब ये तो पढ़ ही चुके हैं इसे, मतलब फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा, सेकंड में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इसका कलर क्या होता है, ठीक है। इसका कलर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं बता रहा हूँ, कमेंट्स में बताना है, ठीक है। क्योंकि मैं शायद 8-10 बार तो बता ही चुका हूँ पिछले 3 लेक्चर्स में, तो इसमें बस यही है। उसमें मतलब इसमें रिएक्शन में कुछ है ही नहीं। 2 देखो, 2 सब्सटेंस या 2 कंपाउंड मिलके एक थर्ड बना रहे हैं, ठीक है। ये सिंगल कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। अब इसकी आगे की और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड है हमारे पास, अपन लोग ले लेते हैं H2 + O2। ये मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O, ठीक है। ये 2 मिलकर बना रहे हैं। अगर अपन लोग इसे लेंगे यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन इधर, ये 2 होंगे, ठीक है। देखो हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ठीक है। ये बैलेंस हो गई। अब फिर से मैं इनकी स्टेट्स डाल देता हूँ। ये सॉरी क्या कर रहा हूँ, ये गैस है और ये भी गैस है, और ये जो आता है अपना ये लिक्विड है, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शंस हो गई अपने पास। इससे भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन देखी थी तब हम लोगों ने इसे देखा था। और ये तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है, मैग्नीशियम रिबिन को हम लोगों ने बर्न किया था। तो अब अपन लोग कुछ और चीज़ देखते हैं। यहाँ पे ये वाला लेता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस, अपन लोग हाइड्रोजन गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इन्हें थोड़ा सा ऐसे नीचे लेके आते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, क्या 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 हो क्या रहा है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ अ गैस। तो सबको ही पता है कि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ठीक है। स्पेस कम है तो मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूँ दूसरी भी। इट इज़ हाईली फ्लेमेबल। मतलब पहली चीज़ तो हाइड्रोजन गैस है, ये तो सबको ही पता है, इसमें कोई मतलब कि बड़ी बात नहीं है। हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। ये अपन लोग हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है, इट इज़ हाईली फ्लेमेबल। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मतलब जल्दी आग पकड़ लेती है, ठीक है। ये पेट्रोल से भी ज़्यादा फ्लेमेबल है, ठीक है। तो इसीलिए अपन लोग क्या करते हैं, इसे फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल। इट इज़ यूज्ड एज होगा, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। मतलब ये इतनी ज़्यादा जलनशील है कि इसे अपन लोग रॉकेट फ्यूल में यूज़ करते हैं, रॉकेट फ्यूल। और दूसरी चीज़ ये देखो, ये इसके हाइड्रोजन की बर्निंग की रिएक्शन लिखी हुई है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना के H2O बना रहा है। और जब ये मतलब बर्न होती है, जलती है, तो सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदे की चीज़ क्या है कि ये पॉल्यूशन लेस है, पॉल्यूशन ही नहीं करती, सिर्फ वाटर के वेपर्स पीछे छोड़ती है। हाइड्रोजन को जलाओ, ऑक्सीजन कंबाइन होगी और सिर्फ H2O बनेगा, इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं निकलता। दूसरी चीज़, ये बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये एक बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हाईली एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इसीलिए हम लोग इसे रॉकेट फ्यूल में भी यूज़ करते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज़
लाइटर देन एयर। हाइड्रोजन गैस जो है वो हवा से भी हल्की होती है, समझ गए बात को। हाइड्रोजन गैस जो है वो हवा से भी वेट में हल्की होती है, आई थिंक 14 टाइम्स लाइटर होती है एयर से, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें आप लोग याद कर मतलब लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक और चीज़, और वो क्या है, वो है ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। देखो ये हाइड्रोजन गैस है हमारे पास। हाइड्रोजन गैस बहुत ही हाईली फ्लेमेबल है, मतलब बहुत ही जल्दी आग पकड़ती है, ठीक है। और ये अपने पास ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन। अब ये चीज़ तो तुमने छोटे क्लासों में बचपन से ही पढ़ते हुए आए हो कि बिना ऑक्सीजन के हम लोग कहीं भी आग नहीं जला सकते, हमें आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करती है, इट सपोर्ट, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आई थिंक दिख रहा होगा, इट सपोर्ट फायर। ये फायर को सपोर्ट करती है, ऑक्सीजन फायर को जलाने में काम आती है। और ये जो हमारा कंपाउंड इधर रखा हुआ है, ये वाला, ये क्या है, ये है H2O। ये क्या करता है, इट ये पानी को बुझाता है। हमने 2 कंपाउंड्स ऐसे मिलाए जो आग को जलाने में काम आते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन खुद इतनी ज़्यादा फ्लेमेबल है, ऑक्सीजन उसका सपोर्ट करती है, बिना ऑक्सीजन के हम लोग फायर नहीं लगा सकते। और इन दोनों को कंबाइन करके एक तीसरा कंपाउंड बना H2O, जो कि पानी आग को बुझाने में काम आता है। देखो मतलब यही ब्यूटी है केमिस्ट्री की, कि हमने 2 ऐसी चीज़ों को मिलाया जो कि मतलब आग को जला रही हैं, और उनसे मिलाने के बाद तीसरा कंपाउंड ऐसा बनाया जो आग को बुझा रहा है। अब मैंने यही एग्जांपल, मतलब इसी तरह का एक एग्जांपल मैंने तुम्हें तब पढ़ाया था जब मैंने तुम्हें आयंस पढ़ाया था, और नहीं आयनिक बॉन्ड्स पढ़ाए थे, और मैंने NaCl पढ़ाया था। मैंने बताया था कि सोडियम एक कितना हाईली रिएक्टिव और डेंजरस मेटल है, ठीक है। और उसके बाद क्लोरीन हाईली पॉइजनस गैस है। उन दोनों को मिलाकर एक कंपाउंड बना NaCl, जिसे हम डेली खाते हैं, जो कि मतलब जिसके बिना हम लोग खाने में, मतलब चाहे तुम कुछ भी मसाले डाल दो खाने में, अगर नमक नहीं डाला तो कुछ भी उसमें टेस्ट नहीं आता है। उसके बिना हमारा खाना बिल्कुल अधूरा है, ऐसे समझ लो। वो खाने की आत्मा की तरह है, सोल की तरह है। तो यही ब्यूटी है केमिस्ट्री की। देखो कि 2 कंपाउंड हम लोगों ने ऐसे मिलाए जो आग को जलाने में काम आते हैं, और उनसे मिलाकर एक ऐसा कंपाउंड बनाया जो आग को बुझाने में काम आता है, ठीक है। तो यही ब्यूटी है केमिस्ट्री की। अब देखते हैं अब चलते हैं आगे, और जो कि फेवरेट चीज़, जिस चीज़ के लिए आप सब लोग इंतज़ार करते रहते हैं, जो कि हमारी NCERT की एक्टिविटी। अब हमारे पास NCERT की 1.4 एक्टिविटी आ चुकी है। आओ देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये हमारे पास 2 बीकर हैं। पहले वाले में क्या रखा हुआ है हमारे पास, पहले वाले में है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, दिख रहा है, रुको वाइट यूज़ करके देखो इस पर कौन सा पेन ज़्यादा सही दिखेगा। ओके वाइट दिख रहा है। इस वाले बीकर में क्या है, इस वाले बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड CaO। देखो CaO का ये पत्थर ऐसा डला है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। और इस वाले बीकर में क्या है हमारे पास, वाटर, सिंपल वाटर है H2O, ठीक है। ये 2 बीकर हैं। अब एक्टिविटी में क्या बोला गया कि अपने लोगों को ये जो वाटर है इसे इस वाले बीकर में डालना है, ठीक है, पोर करना है, ठीक है, इस वाले बीकर में डालना है। बस इतनी एक्टिविटी है। और जब अपन लोग इस वाले मतलब पानी को इस वाले बीकर में डालेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। तब होगा केमिस्ट्री का जादू। और जादू क्या होगा, रात से पर्दा हटा दिया जाए, ठीक है। 1 2 3, ये देखो लिटरली इसी तरह की रिएक्शन होती है, देख रहे हो। ये बॉयल टाइप का हो रहा है, एकदम बहुत तेज धुआं जैसा निकल रहा है, खौल रहा है पानी को। जैसे हम लोगों ने वाटर को कैल्शियम ऑक्साइड में डाला, ये देखो एकदम बबल्स टाइप के बॉयल जैसा होने लगता है वाटर। और इसमें क्या बनने लगता है, ये जो चीज़ हमारे सामने आ रही है, ये होता है हमारे पास कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और बहुत सारी क्या निकलती है, ये जो निकल रही है ये क्या है, एनर्जी, हीट एनर्जी बोल देते हैं। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये निकलता है, हीट एनर्जी निकलती है। दूसरी चीज़ ये जो बना है यहाँ पे, ये एक्वस होता है, ये देखो पानी मिला हुआ है, इसे एक्वस होता है।
अब CaO तो पता ही है सॉलिड है, वो तो दिख ही रहा है, उसकी भी स्टेट मेंशन कर देता हूँ। H2O क्या है अपना, लिक्विड है। ये एक्वस है, और ये यहाँ पे पता है बना क्या है इस बार, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बना है हमारा स्लैग्ड लाइम। किधर डाल दूँ, ओके इधर दिख जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, स्लैग्ड लाइम, ठीक है, ये हमारे पास स्लैग्ड लाइम बना है। बस इतनी एक्टिविटी थी कि कैल्शियम ऑक्साइड में अपने को वाटर ऐड करना था और फिर देखना था कि क्या होता है। तो ये होता है, जैसे तुम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालते हो एकदम बॉयलिंग टाइप की होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और ये बन जाता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि स्लैग्ड लाइम बन जाता है। अब अपन लोग इसकी एकदम बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अपने पास क्या है, ये रिएक्शन भी अपन लोग शायद कल देखी थी हम लोगों ने, राइज चेंज इन टेम्परेचर वाली कैरेक्टरिस्टिक में। तो हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, अपन लोगों ने इसे मिलाया किस में, H2O में। तो अपने पास क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, प्लस हमारे पास हीट एनर्जी निकली, हीट एनर्जी रिलीज़ हुई। इनके सिंबल्स डाल देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, वाटर अपना लिक्विड है, ये जो बना है ये एक्वस है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, स्लैग्ड लाइम। ये हमारा स्लैग्ड लाइम है, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। हाँ, कॉमन नेम से याद आया, ये जो है अपना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम क्या है, कल बताया था मैंने। इसका कॉमन नेम क्या है, इस कमेंट सेक्शन में बताना है। 2 सवाल हो गए तुम लोगों के कमेंट्स के लिए। पहला सवाल तो यही हो गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, दूसरी चीज़ ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका कॉमन नेम क्या है, ठीक है। अब ये हमारे पास रिएक्शन आ गई। अब मैंने कल जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने नोटिस कर पाया होगा, वही इस चीज़ को बता, उन्हें ही इस चीज़ में कन्फ्यूज़न आ रही होगी। कल मैंने बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग अभी स्लैग्ड लाइम बोल रहे हैं। मैंने कल बोला था कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन में हो, जैसे कि यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन में है, जब एक्वस सोल्यूशन में होगा तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, लाइम वाटर। हम लोगों ने बोला था ना कल, लाइम वाटर और स्लैग्ड लाइम, ठीक है, तो हम लोग उसे लाइम वाटर बोलेंगे। लेकिन भैया इस बार आपने एक्वस बोला और फिर भी हम लोगों ने इसे स्लैग्ड लाइम बोल दिया। आपने कहा था कि अगर CaOH सॉलिड होगा तभी स्लैग्ड लाइम होगा। तो आओ इस कन्फ्यूज़न को भी दूर करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिफरेंस बिटवीन हम लोग देखने वाले हैं स्लैग्ड लाइम और लाइम वाटर पे। तो हम लोग इधर डाल देते हैं स्लैग्ड लाइम, मैं शॉर्ट में डाले दे रहा हूँ, ऊपर एडिंग लिखी हुई है। इस SL का मतलब होगा स्लैग्ड लाइम, और इधर ये जो अपना है LW का मतलब होगा लाइम वाटर। स्लैग्ड लाइम हमें नेचर, मतलब हमें जो मिल पाता है वो हमें 3 तरीके से मिल पाता है। पहला तो होता है सॉलिड, ड्राई, पाउडर, या फिर सॉलिड हटा दो यहाँ से, सिर्फ ड्राई पाउडर कर दो। जो पहली स्टेट में हमें मिल सकता है स्लैग्ड लाइम होगा, वो होगा ड्राई पाउडर में, ठीक है, सूखा पाउडर, जैसा कि नॉर्मल पाउडर होता है वैसे पाउडर के फॉर्म में मिल जाएगा। जो दूसरी फॉर्म हमें मिल पाएगी वो होगी पेस्ट। पेस्ट तुमने देखा है, टूथपेस्ट, हम लोग डेली टूथपेस्ट करते हैं, तो पेस्ट तुमने देखा है जब अपन लोग उसे ब्रश पे लगाते हैं तो डेली देखते हैं पेस्ट कैसा होता है कि ना तो वो पूरी तरीके से सॉलिड है, ना ही वो पूरी तरह से लिक्विड है, वो उन दोनों का एक इंटरमीडिएट बोल सकते हो कि स्टेट है। तो यहाँ पे एक पेस्ट फॉर्म में भी मिल सकता है ये। और तीसरी इसकी फॉर्म होती है, मतलब कि वाटर ऐसे बोल दो, सॉल्यूशन। ये वाटर के सोल्यूशन में हो सकता है। जब ये ड्राई पाउडर और पेस्ट के, जब ये ड्राई पाउडर के फॉर्म में होगा तब हम लोग इसे कैसे लिख देते हैं, तब हम लोग इसे लिख देते हैं सॉलिड, तब ये सॉलिड फॉर्म में है। जब ये पेस्ट फॉर्म में होगा, मतलब पेस्ट कब बनेगा, जब तुम ये ड्राई पाउडर लो, किसका, स्लैग्ड लाइम का या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। रुक जाओ, फार्मूला भी मेंशन कर देता हूँ। दोनों के फार्मूले क्या हैं, CaOH का होल ट्वाइस, ये इसका फार्मूला है, और इसका भी सेम फार्मूला है। तभी तो क्वेश्चन हमें बोल देता है कि लाइम वाटर यूज़ करो, स्लैग्ड लाइम यूज़ करो। हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें स्लैग्ड लाइम कब यूज़ करना चाहिए या लाइम वाटर कब यूज़ करना चाहिए। तो अभी वही चीज़ मैं तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसका भी फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये हो गया अपने पास। अब दोनों का फार्मूला सेम है पर दोनों अलग अलग हैं। अब अलग अलग कैसे होते हैं, जब ये ड्राई पाउडर में होगा, जैसे कि यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में तुम्हारे पास CaOH लिखा है और उसके आगे एक छोटा सा S बना है सॉलिड,
जब सॉलिड बना होगा तो तुम समझ लेना कि स्लैग्ड लाइम की बात हो रही है और ड्राई पाउडर की बात हो रही है कि वो पाउडर फॉर्म में है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है, जब ये पेस्ट फॉर्म में होगा तब यहाँ पे लिखा होगा एक्वस। किसी भी चीज़ का पेस्ट कब बनता है, तुम्हें पेस्ट जैसी चीज़ बनानी है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि गेहूँ का आटा, गेहूँ के आटे को रोटी बनाने के लिए हमें उसका एक पेस्ट टाइप का बनाना पड़ता है। तो देखा है हम लोगों ने, सॉलिड पाउडर हम लोग ज़्यादा लेते हैं, सॉलिड का हिस्सा ज़्यादा लेते हैं और लिक्विड का हिस्सा उसमें कम डालते हैं और फिर उसका एक पेस्ट टाइप का बन जाता है रोटी बनाने के लिए, ठीक है। तो उसी टाइप का सीन है। अगर तुम्हारे पास ये जो स्लैग्ड लाइम है इसका कहीं पेस्ट मिला तो वो होगा उसे, लेकिन फिर भी हम एक्वस ही लिखेंगे क्योंकि उसमें पानी मिलाया गया है बाहर से। और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एकदम कैसा होता है, वाइट होगा, बिल्कुल दूध जैसा, वाइट पाउडर मतलब बिल्कुल दूध जैसा दिखने में होगा सॉल्यूशन, और उसमें भी होगा एक्वस, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन में तुम्हें स्लैग्ड लाइम मिलेगा। अब बात करें अगर लाइम वाटर की, लाइम वाटर क्या करेगा, तो लाइम वाटर कैसे बनता कैसे है, सबसे पहली चीज़ तो यही, लाइम वाटर तब बनेगा जब हमारे पास ये जो पाउडर है या पेस्ट है या सॉल्यूशन है कुछ भी है इनमें से स्लैग्ड लाइम का, इससे हम मतलब मान लो कि 10 लीटर पानी ले लें, एक बड़ी सी बाल्टी लें, बकेट लें 10 लीटर की, और उसके अंदर 100 ग्राम या फिर 200 ग्राम, इतना कम अमाउंट में क्या डाल दें, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जब हम इसमें एक बहुत बड़े अमाउंट में पानी में जब डालेंगे तो पता क्या होगा, वो जो पानी होगा वो बहुत ही मतलब बिल्कुल वाइट नहीं होगा दूध जैसा, वो कैसा हो जाएगा तो मैं बताऊं, जैसा नहीं फॉग होता है, थोड़ा सा फॉगी टाइप का और ब्लरी टाइप का, फॉगी हो जाएगा या फिर ब्लरी टाइप का, तुम्हें एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी नहीं लगेगा और बिल्कुल तुम्हें मतलब कि वाइट कलर का भी नहीं दिखेगा, वो एक फॉगी और ब्लरी टाइप का सोल्यूशन तैयार होगा, छोटा छोटा सा, जैसे कि नहीं तुम बाल्टी में कभी पानी में थोड़ा सा दूध गिर जाए और फिर वो पूरी बाल्टी का कलर कैसा हो जाता है, सेम उसी टाइप का तुम्हें दिखेगा। तो वो जो चीज़ बनेगी, वो जो सोल्यूशन बनेगा वो होगा हमारा लाइम वाटर। और लाइम वाटर ऑलवेज किस में होता है, लाइम वाटर सिर्फ एक ही स्टेट में पाया जाता है और वो हमेशा होगा एक्वस, इसकी कोई सॉलिड स्टेट नहीं होती है। आई होप कि तुम्हें लाइम वाटर और स्लैग्ड लाइम में डिफरेंस समझ में आया होगा कि मतलब कि लाइम वाटर कैसे बनता है। लाइम वाटर में वाटर की मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा होगी, 10 लीटर 15 लीटर पानी में बहुत ही थोड़ा सा CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पड़ा होगा। और ये तीनों स्टेट तो समझ में आएंगी। जब ये प्योर फॉर्म में होगा, ड्राई पाउडर के फॉर्म में, तो हम इसे सॉलिड लिखेंगे। अगर सॉलिड ज़्यादा है, लिक्विड कम है, बिल्कुल हल्का सा है, तो ये पेस्ट टाइप का बन जाएगा। और अगर सॉल्यूशन है, समझ रहे हो ना, सॉल्यूशन बिल्कुल वाइट दूध जैसा दिखेगा, सॉल्यूशन है, तो ये होगा, ठीक है। अब वापस आते हैं अपनी एक्टिविटी पे। तो इस वाली रिएक्शन में देखो, तुम्हें यहाँ पे लिक्विड में दिख रहा होगा कि हम लोगों ने बीकर में एक पत्थर लिया था, ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर लिया था। तो तुम अगर आंखों से भी देखने की कोशिश करोगे कि इतना ये है इतना वाटर, दोनों इक्वल अमाउंट में है, तो इसका ये सॉल्यूशन तैयार होगा। ये लाइम वाटर यहाँ पे नहीं तैयार होगा, हालांकि ये एक्वस है, CaOH एक्वस फॉर्म में है, लेकिन ये यहाँ पे स्लैग्ड लाइम बनता है, CaOH, इसे हम लोग स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन गया। अब आगे देखते हैं, यही एक्टिविटी थी, बस हमें इतना ही करना था, इतनी एक्टिविटी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब NCERT में आगे एक और चीज़ दी गई थी, वो देखते हैं। आगे क्या दिया गया था, अ सॉल्यूशन, हाईलाइटर ले लेता हूँ। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। ये जो स्लैग्ड लाइम मिला है हमें, इसका एक सॉल्यूशन यूज़ होता है वाइट वॉशिंग वॉल्स करने के लिए। अभी वाइट वॉशिंग वॉल्स क्या होता है उसे भी देखेंगे। अब आता है अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर to form a thin layer of calcium carbonate on the wall. Calcium carbonate formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the wall. सिंपल सी बात ये, इस पूरे सेंटेंस में ये जो पूरा पैराग्राफ लिख के लाया हूँ, ये पूरा NCERT में एक सेम, ये पूरे NCERT की लाइन है, मैंने इसमें अपनी तरफ से कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है। तो बोल रहे हैं NCERT वाले कि जो स्लैग्ड लाइम हमें मिला है, ये जो CaOH, स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये हमें जो मिला है अभी नई रिएक्शन, हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर डाला तो हमें क्या मिला, स्लैग्ड लाइम। अब जो हमें स्लैग्ड लाइम मिला है वो किस में यूज़ होता है, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स क्या होता है कि आज के ज़माने में तुम देखोगे हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, कलर हैं, हम अपने दीवारों पे पेंट वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। पर आप लोगों ने देखा एक चीज़ होती है पुट्टी, जिसे बोलते हैं JK वॉल पुट्टी वगैरह, ऐसा ऐड वगैरह भी आता है। तो वो जो पुट्टी होती है बिल्कुल वाइट कलर की होती है और किसी भी पेंट को करने से पहले उसे दीवार पे किया जाता है। बस सेम समझ लो, उसी को वाइट वॉशिंग बोलते हैं कि
पहले ज़माने में क्या होता था, अभी तो हमारे पास इतनी टेक्निक है, पहले ज़माने में क्या होता था, लोग घरों को ऐसे ही करते थे, वो कैल्शियम ऑक्साइड ले आते थे, उसे पानी में डाल देते थे, पानी में डालने के बाद वो क्या होती थी, यही रिएक्शन होती थी हमारी एक्सोथर्मिक वाली, वो एकदम बॉयल ऐसा होने लगता था। फिर जब पूरी रिएक्शन हो जाती थी तो वहाँ पे क्या मिल जाता था उन्हें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन मिल जाता था। वो उसी सॉल्यूशन को अपने घर की दीवारों पे पेंट कर देते थे, ठीक है। अब पेंट इसी दीवारों को, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल्स पे पेंट करने को ही वाइट वॉशिंग बोलते हैं, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट कलर का होता है, तो दीवारें एकदम वाइट कलर की पुट्टी जैसी हो जाती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स, तो इसे ऐसे डिनोट कर सकते हो कि पेंटिंग या मतलब कवरिंग ऑफ वॉल विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। पेंटिंग या कवरिंग जो बोलना है। अब ये क्या सीन होता था, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वॉल पे तुमने पेंट कर दिया मान लो, ठीक है, फिर 1-2 दिन में क्या होता था, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट करता था किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो एयर में प्रेजेंट है, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ स्लोली रिएक्ट करके क्या बना लेता था, अ लेयर ऑफ, क्या बना लेता था, थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बन जाती थी तुम्हारे वॉल के ऊपर, ऑटोमेटिक नेचुरली, खाली तुमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पेंट कर दिया उसके ऊपर, वॉल के ऊपर, ठीक है। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3, हाँ, इस प्रोसेस को होने में 2 से 3 दिन लग जाते थे। जैसे कि आज तुमने अपनी वॉल पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेंट कर दिया, स्लैग्ड लाइम से पेंट मार दिया पूरी वॉल पे, तो 2 या 3 दिनों में वो क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगी, और बस फिर वॉल के ऊपर एक शाइनी फिनिश आ जाएगा। तुम्हारी वॉल ना थोड़ी एकदम बढ़िया दिखने लगेगी, फिनिश आ जाएगा, एकदम शाइनी फिनिश आ जाएगा वॉल के ऊपर, ठीक है। तो यही सारी प्रोसेस थी। अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसे अपन लोग रिएक्शन में लिख लेते हैं। रिएक्शन में हमारे पास क्या था, सबसे पहले था CaOH, जो पिछली रिएक्शन में बना था हमारे पास, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस अपन लोगों ने इसमें क्या किया, CO2 डाला, क्या मिला अपने को, कैल्शियम कार्बोनेट मिला, और क्या मिला, H2O मिला, ठीक है। ये चीज़ें अपने को मिली, यहाँ पे H2O निकलता है, ठीक है। अब इनकी स्टेट्स डाल देते हैं। ये तो एक्वस था, सॉल्यूशन था, पानी में मिला के बनाया था, ये गैस है, एयर से मिल रही है। ये क्या मिलता है, ये अपने को सॉलिड मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, और H2O लिक्विड है, ठीक है। तो ये चीज़ें मिलती हैं, देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। एक कैल्शियम है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। बैलेंस है, पूरी इक्वेशन बैलेंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये इक्वेशन यहाँ पे हो रही है, ये रिएक्शन यहाँ पे हो रही है बोलनी चाहिए, इस तरह से बन के ये किस कलर का बन जाता है अपना कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट कलर का, वाइट पाउडर बोल दो या वाइट PPT यानी कि प्रेसिपिटेट बोल दो, जो भी तुम्हारी मर्जी है बोल सकते हो, ठीक है। ये वाइट पाउडर बन जाता है पूरी दीवार के ऊपर तुम्हारी, मतलब नेचुरली एक तरीके से बोल दो पुट्टी हो जाती है, जो आज हम लोग पुट्टी करते हैं ना वॉल्स के ऊपर, वो नेचुरली प्रोसेस है, पहले के ज़माने के लोग कर लेते थे। तो ये पूरी प्रोसेस है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे खासे, क्योंकि ये NCERT का पूरा अलग कॉन्सेप्ट था, उन्होंने अलग बॉक्स में बना के इसे दिया था, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात वहाँ पे लिखी थी उसे भी मैं लेके आया हूँ, और वो ये है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज़ ऑल्सो CaCO3। मतलब जो हमारे घरों में मार्बल लगते हैं ना, मार्बल्स, पत्थर वगैरह जिसे बोलते हैं, उनका फार्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ही होता है। समझ गए बात को, इस बात को भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी, मतलब नोट्स बनाओ तो ये एक चीज़ को जैसा मैं लिख रहा हूँ ना वैसे ही लिखना ज़रूरी, किसी भी पॉइंट को स्किप मत करना। मैं तुम्हारे लिए पहले से ही बहुत सारी चीज़ों को मतलब शॉर्ट करके लाता हूँ, कम शब्दों में लिख के लाता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को, ये रिएक्शन लिख लेना, इस चीज़ को ऐसे ही एज इट इज़ लिख लेना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो वो यही पूछ लेगा कि व्हाट इज़ वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। एक तो मेरी टंग बहुत ज़्यादा स्लिप होती है, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि वाइट वॉशिंग क्या होती है। फिर इसके बाद वो रिएक्शन से पूछ लेगा कि कितने दिनों में वाइट वॉशिंग के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो इसे 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इसी तरह से यहाँ से 3-4 छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हो सकता है कि वो एक 4 या 5 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन बना के डाल दे और उसमें से तुम्हें सिंगल मार्क्स के इसकी तुम्हें बैलेंस इक्वेशन वगैरह सब कुछ लिखनी पड़े, ठीक है। तो ये हो गया अपना इतना। अब आगे देखते हैं। अपन लोगों ने यहाँ पे देख लिया था स्लैग्ड लाइम और लाइम वाटर में डिफरेंस क्या है। अब आगे चलते हैं। एक्चुअली में हम लोग पढ़ के आ रहे थे, हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे और ये सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ही थी। देखो ये भी कॉम्बिनेशन ही रिएक्शन थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 गैस से मिलके ये बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। मैंने बोला था ना कि डेफिनेशन में लिखा था टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल सब्सटेंस, बट देखो यहाँ पे 2 सब्सटेंस बन रहे हैं।
अभी हम देखेंगे आगे और सब्सटेंस भी बनेंगे, 3 भी बनेंगे, ठीक है। तो अब और आगे एग्जांपल्स देखते हैं। ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी यहीं पे पूरी तरह से ख़त्म होती है। अब आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। अब सिर्फ एग्जांपल्स हैं, कॉन्सेप्ट जो था एक्टिविटी थी वो भी मैं तुम्हें समझा दी है। तो वो देखो, अपने लोगों ने कार्बन लिया और ऑक्सीजन ली, तो अपने पास क्या बना, CO2 बना। कार्बन किस में है, कार्बन अपन ने सॉलिड फॉर्म में लिया। ऑक्सीजन किस में होती है, गैस है। CO2 क्या है, गैस है। ये भी देखो, दो चीज़ें कंबाइन होकर एक सिंगल बना रही हैं। कार्बन की एक्चुअली जलने की, कंबशन की रिएक्शन है ये, ठीक है। हो गया, बैलेंस है, इसमें कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन लोग देखते हैं अगली रिएक्शन को। हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस ली प्लस क्लोरीन गैस ली, और इन दोनों को मिला के, ये रिएक्शन भी अपन कर चुके हैं, ये रिएक्शन भी पहले ही कर चुके हैं पहले वाले रिएक्शंस में, इसीलिए मैं एक्सप्लेन करने की कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। से सिंपली दो चीज़ें मिलाकर तीसरी चीज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा HCl। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस रिएक्शन में जो HCl मिलती है वो गैस होती है, क्योंकि देखो दोनों गैसें मिलकर बनी है। और इसी गैस को जब वाटर में मतलब कि घोल दिया जाता है प्रेशर से, तब वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, ठीक है। ये भी गैस है और ये भी गैस है। और देखते हैं, देखो सब में कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो चीज़ें मिलकर एक तीसरी चीज़ बना रही है। अगर बात करते हैं Na की, सोडियम की, अपन लोगों ने Na ले लिया प्लस क्लोरीन ले ली। देखो मैं इसी की बात कर रहा था, Na सोडियम भी कितना खतरनाक मेटल है, क्लोरीन भी कितनी खतरनाक गैस है। और इन दोनों को मिलने के बाद अपने पास क्या मिला, NaCl। अगर अपन इसे बैलेंस करेंगे तो 2, ठीक है, और इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये भी सॉलिड है हमारे पास, ठीक है। अब ये 3 रिएक्शन हो गई। अब आगे देखते हैं, आगे अब सिर्फ एग्जांपल्स हैं और बाद बाकी चीज़ें हो चुकी हैं। एग्जांपल आगे कौन सा है देखता हूँ, ठीक है। अपने पास आयरन है, आपको इन्हें ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे, क्वेश्चन में आएंगे, वो तुमसे पूछ लेगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या फिर वो बोल देंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल लिख दो। इस तरह की वो रिएक्शंस देंगे, तो तुम्हें ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। Fe है हमारे पास, आयरन है और सल्फ़र है, और इन दोनों को मिला के हम लोगों ने क्या बना लिया, FeS। आयरन भी सॉलिड है, सल्फ़र भी सॉलिड है, और ये जो मिला है हमें ये भी सॉलिड है। और इसका नेम क्या है, इसका नेम है आयरन सल्फाइड, ठीक है, आयरन सल्फाइड। ये हो गया अपना आयरन सल्फाइड। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, अपने पास है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनिया NH3 और अपने पास है HCl। क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, NH4Cl, ठीक है, ये चीज़ बन रही है। अमोनिया गैस है, HCl भी अपन लोगों ने गैस वाला ही यूज़ किया है, और NH4Cl ये क्या बना है अपने पास, सॉलिड। देख लो, दो गैसेस को मिला के अपन लोगों ने एक सॉलिड बना लिया है, ठीक है। अब इसे बैलेंस करने के देखते हैं, ठीक है। ये एक है, हाइड्रोजन 4 है, Cl 1 है, ठीक है, ऑलरेडी ये बैलेंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसका नेम देखते हैं, इसका नेम क्या है। ये जो NH4Cl है, इसे अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। नेम इंपॉर्टेंट्स हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है। ये अमोनियम क्लोराइड है। तो अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन को। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, ठीक है। इसे बैलेंस करते हैं। इधर देखो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन इधर साइड 3 है, इधर 2 ही हैं, तो अपन लोगों ने इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो इधर 4 हो गए, और इधर भी कर दिया 2 का। तो अब 4 ऑक्सीजन और 2 कार्बन बैलेंस हो गई पूरी इक्वेशन। इसकी स्टेट डाल देते हैं, तीनों गैस हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है, ठीक है, तीनों गैस हैं। अब देखते हैं आगे अगली रिएक्शन कौन सी है। अगली रिएक्शन है हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड की। यहाँ पे हमारे पास
SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसे भी अपन लोगों ने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, तो ये क्या बन जाएगी, SO3 बन जाएगी, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगी। अब ये क्या है अपना, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 3 ही ऑक्सीजन है, अपन लोगों ने इधर किया 2 से मल्टीप्लाई, इधर कितनी ऑक्सीजन हो गई, 6 ऑक्सीजन हो गई, और इधर अपन लोगों ने फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो इधर 4 ये और 2 ये, 6 ऑक्सीजन ये हो गई और 2 सल्फर हो गई, मतलब पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब स्टेट की देखते हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, चलो इनका नेम भी डाल देता हूँ। SO को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये कौन सी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन है, देखो इसमें 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड, इसमें 3 ऑक्सीजन है तो ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये हो गई अपनी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखते हैं और अगली कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, ये सारी कॉम्बिनेशन ही रिएक्शन चल रही हैं, देखो 2 मतलब रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगली हमारे पास मेथेन गैस CH4 की बर्निंग, ये रिएक्शन भी अपन कल कर चुके हैं, ये O2, ठीक है। ये जाके क्या बनाएगी, CO2 बनाएगी और H2O बनाएगी। इसे बैलेंस करते हैं, इधर कार्बन एक है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है। अब अपने को इधर बैलेंस करना है, तो अपने ने 2 इधर H2O से इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑक्सीजन देखो इधर कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, और इधर कितने हैं, 2 ही ऑक्सीजन है, तो 2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गए, इधर 4 हैं और इधर भी 4 हैं, मतलब ये इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई। स्टेट डाल देते हैं, ये भी CH4, मेथेन भी गैस होती है, कल मैंने इसका नाम बताया था। और ये अपना क्या है, आई थिंक CH4 का नेम बताया था, ठीक है, नहीं बताया था तो अभी बता देता हूँ, ये होती है मेथ, ठीक है, ये मेथेन गैस है अपनी। O2 ये 30 मतलब सारे के सारे गैस हैं, ऑक्सीजन भी गैस है, ये तो आपको पता ही है, CO2 भी गैस है, और इस रिएक्शन में जो H2O निकल रहा है वो भी वाटर भी मतलब वेपर्स के फॉर्म में निकल रहा है, तो ये भी अपना गैस ही है, ठीक है। अब देखते हैं आगे की लास्ट रिएक्शन, आज की लास्ट रिएक्शन, जो लास्ट रिएक्शन है वो भी अपन लोग कल पढ़ के ही आए हैं, उसमें भी कुछ नया नहीं है। जो ग्लूकोज था C6H12O6, ठीक है। ये जो अपनी रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन थी, ये वही वाली रिएक्शन है, इसे हम लोगों ने किससे रिएक्ट करा रहे थे, ऑक्सीजन से। चलो मैं बैलेंस करता ही हुआ चलता हूँ, ये 6 ऑक्सीजन थी, इधर जाके क्या हमारे पास सामने आ रहा था, CO2 आ रही थी जो कि 6 थी, और H2O आ रहे थे जो भी 6 मॉलिक्यूल्स थे H2O के भी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे ये पूरी बैलेंस मैंने लिख दी है। अगर इनकी स्टेट की बात कर लो तो ये एक्वस वाटर से मिक्स होता है ग्लूकोज अपना, ये गैस है, ये भी गैस है, और ये लिक्विड, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर रिलीज़ कर रहा है, और ये भी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, ये भी अपन लोगों ने देखी थी, इसमें एनर्जी भी रिलीज़ हो रही थी, एनर्जी भी रिलीज़ हो रही थी। ये सारी मतलब मोस्टली जितनी हमने आज रिएक्शंस पढ़ी है ना, मोस्टली उनमें से सारी हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं पहले ही। ये भी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी, ये भी देखा था कि ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब लोग एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं पहले ही, पहले वाले लेक्चर्स में, क्योंकि मैंने दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये NCERT में ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर दी गई थी, और जब मैं इसे पढ़ रहा था ना तो मुझे एक लाइन मिली थी यहाँ पे, क्या लाइन थी वो देखते हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ vegetable matter into compost is also a exothermic reaction।
ये एनसीईआरटी की लाइन थी, ऐसी लिखी थी, इससे एक सिंगल मार्क का क्वेश्चन तो बन सकता है। जैसे कि अपने मतलब घर में मम्मी लोग सब्जी बनाते हैं, अब ऐसा तो है कि आलू पूरे बिना मतलब बिना छीले उसके छिलके हटाए पूरे ऐसे ही सब्जी में डाल देते हैं, टमाटर को काटे बिना जो उसका साइड वाला पार्ट होता है अपर और टॉप और बॉटम वाला उसे काटे बिना ऐसे ही पूरे सजे के सजे टमाटर डाल दिए। या और भी कोई सब्जियां होती हैं, मतलब उनमें थोड़े से वेस्ट तो निकलता ही है, जैसे कि आलू में छिलका हो जाता है, टमाटर काटते हैं उनमें भी थोड़ा बहुत वेस्ट निकल आता है, लहसुन का छिलका है, प्याज का छिलका है, ये सारा वेस्ट निकलता है ना। तो इसी को अपन लोग बोल रहे हैं वेजिटेबल मैटर, ये जो वेजिटेबल मैटर है। और इनटू कंपोस्ट, जब ये मतलब कि सड़ता है, कंपोस्ट बनता है, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस चीज़ को याद कर लेना, ज़रूर अपने नोट्स में भी डाल लेना, बाई चांस बोर्ड एग्जाम में सिंगल मार्क का या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में किसी में आंसर आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मतलब कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जितने एग्जांपल्स बन सकते थे मैंने एनसीईआरटी के और भी बुक्स के जितने भी बन सकते थे मैं सारे लेके आया हूँ यहाँ पे, तुम लोगों को सारे के सारे दिखाए, तुम लोग इन्हें अपनी नोट्स में डाल के याद कर लेना। ठीक है, अब आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ा रहा हूँ। क्यों इतना पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी सोच रहा था कि इसी लेक्चर में कर लूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो जो टॉपिक है वो खुद में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही 3 एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ हैं, और उनमें से जो 1.7 वाली एक्टिविटी है वो तो सच में काफ़ी बड़ी एक्टिविटी है, जो हम कल करेंगे, कल देखेंगे। तो इसीलिए मैंने इस वाले लेक्चर में नहीं डाला, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता। ठीक है, उसे अलग टॉपिक है, एक अलग लेक्चर देखते हैं। तो और वैसे भी मैं कोई मतलब ऐसा एकदम भाग तो रहा नहीं हूँ कि मुझे सिलेबस कंप्लीट कराना है, सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को अपन लोग मतलब टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चल रहे हैं। अगर आप लोग आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स को, इन नोट्स को अगर एनसीईआरटी से मिलाएगा जाके ना, तो एक एक शब्द मिलेगा जाके, समझ में आई बात। मैं ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी से ही, मतलब एनसीईआरटी मेरी प्रायोरिटी है, मैं एनसीईआरटी को सबसे पहले रीड करता हूँ, चीज़ों को पढ़ता हूँ, उसके बाद उसी से निकाल कर ये पूरा कंटेंट डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं, कोई ज़्यादा लोड लेके, कोई बहुत ज़्यादा एकदम टेंशन लेके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, पिछला जो पढ़ा के आया हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, पुराना वाला ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो पुराने वाले को रिवीजन करते रहिए, और इसकी प्रैक्टिस शीट आज मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, उसमें भी क्वेश्चन होंगे, सॉल्व कर लेना। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।